आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसमें आप कंपनी की कैपिटलाइजेशन मतलब कि टोटल इक्विटी एंड डेप्थ, अर्निंग्स एंड डिविडेंड, कंपनी कितने पैसे कमाती है और अपने शेयर होल्डर्स को कितने पैसे एज डिविडेंड पे करती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि कंपनी के पास कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ से पैसे जाते हैं, एंड ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स, ये सब कंपनी की क्वांटिटी है जिससे कि वैल्यूएशन पता चलती है किसी भी कंपनी की। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, वो अपने कंपटीशन से कैसे डील करते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, और वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करती है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को इजी बनाने के लिए मैंने इसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब ये 4 ब्लॉक्स को एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है जिससे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इन 4 ब्लॉक्स में सबसे पहला ब्लॉक है फाइनेंशियल्स, फिर एनुअल रिपोर्ट, थर्ड ब्लॉक है बेसिक रेशियोज, एंड लास्टली आता है मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले ब्लॉक पे, जो कि है फाइनेंशियल्स। अब कोई भी कंपनी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट और लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये तीनों स्टेटमेंट आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताता है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल के लिए कैसी है, इसके बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। और कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गिवन टाइम पीरियड में निकालती है। अब ये गिवन टाइम पीरियड क्वार्टरली या फिर एनुअली हो सकता है। क्वार्टरली मतलब 6 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड और ईयरली मतलब 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कंपनी ने उस 6 मंथ्स में या फिर उस 1 साल में क्या क्या फाइनेंशियल ग्रोथ की है। हमारा सेकेंड ब्लॉक है एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये आपको कंपनी के लीडरशिप के बारे में बताती है और अब तक कंपनी ने क्या अचीव किया है, साथ साथ उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को कितना निभाया है, ये सब पता चलता है। और कंपनी ने अभी तक अपने जितने भी प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें निभाया है या नहीं, ये भी पता चलता है। इसीलिए एनुअल रिपोर्ट को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग ये जान सके कि कंपनी आगे फ्यूचर में अपने किए हुए प्रॉमिसेस को निभाएगी या नहीं निभाएगी। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड ब्लॉक पर, जो कि है बेसिक रेशियोज, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू के बारे में हम बताएंगे। फिर आ जाते हैं अर्निंग्स पर शेयर, पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी एंड रिटर्न टू इक्विटी। और ये सारे पॉइंट्स हम धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। इसीलिए ये 4 ब्लॉक्स मैंने डिवाइड किए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं हमारे 4th ब्लॉक पे, जो कि लास्ट ब्लॉक है, जिसमें मार्केट एनालिसिस को इंक्लूड किया गया है। अब इसमें आप कंपनी के कंपटीशन, उसकी मार्केट वैल्यू को एनालाइज कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि एक्चुअल में उस कंपनी के पास अभी किसी भी मार्केट शेयर का कितना % है और वो अपनी एक सेक्टर में कितना आगे है या फिर कितना पीछे है। और आप जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, आप उस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। इसीलिए मार्केट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता हो कि आपकी कंपनी एज कम्पेयर टू अदर कंपनी कैसे काम कर रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हम अपनी सीरीज में इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक से, जो कि है फाइनेंशियल्स, जिसमें सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट, जिसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं या फिर P&L स्टेटमेंट भी। जब आप किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मिलेगा, जिसे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। और अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आपको कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस कमाया है, यानी कि जितना पैसा अपने बिजनेस को बनाने के लिए लगाया था उससे भी कम उनको रेवेन्यू मिला है, तो कंपनी लॉस में होती है। और अगर कंपनी लॉस में है तो उसे सबसे पहले अपने लॉस को रिकवर करना होगा,
और उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वही होगा उसका प्रॉफिट। लेकिन जब कंपनी लॉस में होती है तो सबसे पहला स्टेप जो कि कंपनी लेगी वो होगा अपने लॉस को रिकवर करना और अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करना। इसीलिए इनकम स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चले कि कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या फिर लॉस में है। अगर कंपनी को अपना प्रॉफिट हाई करना है तो उन्हें सबसे पहले अपना रेवेन्यू हाई करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी अपना रेवेन्यू दो तरीके से कमा सकती है। सबसे पहले या तो वो प्रोडक्ट सेल्स करेगी या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अगर इसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर कोई कंपनी लैपटॉप या स्मार्टफोन सेल करती है तो वो प्रोडक्ट सेल्स करती है। लेकिन अगर आप फेसबुक या यूट्यूब चला रहे हैं जो कि आप अभी यूज़ कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ना कि ये कोई प्रोडक्ट है। बल्कि आप जो स्मार्टफोन अपने हाथ में पकड़े हुए हैं वो एक प्रोडक्ट है और उस पर यूट्यूब चला रहे हैं वो एक सर्विस है। तो यही डिफरेंस होता है कि कंपनी प्रोडक्ट सेल्स कर रही है या सर्विसेज। अब जो कंपनी प्रोडक्ट सेल्स करती है उसे अपने हर एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सब कुछ लगता है। लेकिन वहीं पे जो एक कंपनी सर्विस देती है जैसे कि यूट्यूब या फिर माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ एक बार बनाया है और वो लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। और उन सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए उन्हें ओवर द टाइम अपने सर्विसेज को अपडेट करना पड़ता है और सिर्फ उन्हें उस अपडेट का ही खर्चा उठाना पड़ता है, ना कि दूसरे एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको स्मार्टफोन बताया था, अब इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रॉ मटेरियल हर एक फ़ोन बनाने के लिए लगेगा। लेकिन अगर कोई इंसान यूट्यूब यूज़ कर रहा है तो फिर कंपनी को यूट्यूब बार बार बनाना नहीं है हर एक अलग इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि उसे स्मार्टफोन बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो कंपनी प्रोडक्ट सेल्स करती है और जो कंपनी सर्विसेज देती है, अगर आप उन दोनों कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हाई मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट सेल्स करने वाली कंपनी से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एप्पल को कोई प्रॉफिट नहीं होता, जबकि वो तो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी प्रोडक्ट सेल्स करती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू पता रहेगा कि आपकी कंपनी एक्चुअल में क्या सेल करती है और उस कंपनी के कस्टमर्स एक प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कस्टमर्स हैं या फिर एक सर्विस को। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट सेल्स और सर्विसेज रेंडर्ड इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये इनकम स्टेटमेंट में एनालाइज करते वक्त आपको पता क्यों होना चाहिए। अब जैसे कि रेवेन्यू दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड, वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आप लोगों से ये आशा करूंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स गाइड की सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में लगती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था स्मार्टफोन का, या फिर मान लीजिए यूट्यूब। अब उस स्मार्टफोन को बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट लगी है उसे ही हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, और ये तो स्मार्टफोन बनाने के लिए था। लेकिन वहीं पे जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब का भी कॉस्ट है, यानी कि अगर यूट्यूब आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसे अपने सर्विस को मेंटेन करना पड़ेगा और वही उनकी कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली उनकी सर्विसेज से लिंक होती है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। अब हम आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो कि आपको बिजनेस ऑपरेट करने में लगती है और इसका कोई भी लिंक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से नहीं होता, क्योंकि ये कॉस्ट आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में नहीं लगती है, ये कॉस्ट आपको आपका बिजनेस ऑपरेट करने में लगती है। एग्जाम्पल के मान लीजिए कि किसी बिजनेस का ऑफिस है जो कि रेंट पे है और फिर उस बिजनेस की ऑफिस की सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब आप सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस करोगे तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक मॉनिटर खरीदा जिसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है और क्योंकि मॉनिटर की सेलिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है तो इसे बनाने की कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपीज़ है। यानी कि अगर आप 5,000 रुपीज़ लगा रहे हैं इस मॉनिटर को बनाने के लिए और आप इसे 10,000 में सेल कर रहे, तो आपको जो प्रॉफिट होगा इस पर वो आपको 5,000 रुपीज़ का हो रहा है, यानी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ है। अगर सिंपली बोलूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट वो पैसे हैं जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट
या फिर अपने सर्विसेज को सेल कर कर कमाती है। और जब आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हो तब आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर जिसे लोग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट एंड टैक्स को इसमें से डिडक्ट कर देंगे, यानी कि अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो आपको आपका नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने टिकर टेप का यूज किया है, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं फाइनेंशियल्स पर आ जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 2019 से लेकर 2022 तक इंक्रीज हुआ है और इनकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इंक्रीज हुए हैं। लास्टली इनके नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं, जो कि प्रीसीडिंग ईयर से इंक्रीज ही हुआ है। और क्योंकि इनका जो रेवेन्यू था वो हाई था और जो इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो बहुत कम था, इसीलिए इनका ग्रॉस प्रॉफिट हाई हुआ। और जब ग्रॉस प्रॉफिट हाई हुआ तो इनका नेट प्रॉफिट भी हाई हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और इतना टाइम देकर वीडियो देखने के लिए थैंक यू।